नमस्कार दोस्तों। 12 सितंबर की रात को अनंतनाग के गरोल एरिया में एक एम्बुश होता है, मुठभेड़ होती है इंडियन आर्मी और टेररिस्ट्स के बीच। उसमें हमारे 3 सैनिक और एक पुलिस वाले मारे जाते हैं। उसमें हमारे मेजर अशोक ढिंचक, कर्नल मनप्रीत सिंह, राइफलमैन रवि और JNK पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट, ये तीनों राष्ट्रीय राइफल्स के थे और इन्हें सेवा मेडल भी मिला हुआ था। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस टेररिस्ट ग्रुप का जो एम्बुश हुआ, जो मुठभेड़ हुई, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है TRF ने। TRF है द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट है क्या, उसको समझने की आज डिटेल में कोशिश करते हैं। 1979 में जब अफ़गानिस्तान इन्वेड हो गया रशिया के थ्रू, तो कहीं ना कहीं US घबरा गया। US घबरा के US ने सोचा कि अब रशिया और आगे बढ़ेगा और एशिया को कैप्चर करेगा। तो उसके लिए US डायरेक्ट वॉर तो नहीं कर पाया, लेकिन रशिया को दूर करने के लिए US ने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को काम पे लगाया। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलके अफ़गानिस्तान से कुछ यूथ्स पाकिस्तान लाए और पाकिस्तान में उन्हें ट्रेन कराया। और जब ये ट्रेन कराया तो वहाँ पे सिर्फ अफ़गानिस्तान के यूथ नहीं थे। इसमें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पाकिस्तानी भी थे, कुछ जाने माने पाकिस्तानी, जिनका नाम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप जानते हैं। और इन 2 लोगों का नाम था हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर। और इन्होंने 1985 के आसपास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम था मरकज़ुल दावा बल इरशाद, जो कि 1985 में क्रिएट होता है। और इसमें अफ़गानिस्तानी यूथ होते हैं जो कि जाके सोवियत के अगेंस्ट में लड़ेंगे। और इन्होंने ये बोल दिया था कि सोवियत जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं और ये कम्युनिस्ट भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो इसीलिए इस्लाम खतरे में है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। 1989 आते आते 1988-89 के आसपास सोवियत यूनियन चला जाता है अफ़गानिस्तान को छोड़ के, वो विड्रॉ करता है और सोवियत यूनियन छोड़ के चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, जो आर्म्ड विंग इन्होंने बनाया था, 1988-1989 के आसपास ये मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद एक नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उसी इनका जो मेन ग्रुप था जिसका नाम था मरकज़ुल दावा बल इरशाद, ये 2 आर्म्ड विंग्स बनाते हैं। हाफिज़ सईद के अंडर आता है लश्कर तैयबा और मसूद अज़हर के नाम पे है हरकतुल अंसार। तो ये जो दोनों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये शिफ्ट करते हैं यहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ, कश्मीर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1989-90s के आसपास बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन और बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ हुआ है कश्मीर में। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे कौन कौन थे तब। वहाँ पे ISI थी, वहाँ पे ISI के पेरोल पे चलने वाले हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, ये सब इन्वॉल्व थे वहाँ पे उस टाइम पे, 1990s के टाइम पे। तो फिर 1999 तक, 1999, 94, 95 कंटिन्यूसली ये चलता गया और 1999 तक में ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया। इंडियन आर्मी ने कोशिश किया न्यूट्रलाइज करने की और थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ISI रुकने वाला कहाँ था, ISI रुका नहीं। तो ये वापस गए, ये सारे के सारे पाकिस्तान गए और हाफिज़ सईद को इन्होंने कराची ट्रांसफ़र किया, कराची भेजा। तो कराची में हाफिज़ सईद मिलता है दाऊद इब्राहिम से। कराची में हाफिज़ सईद दाऊद इब्राहिम के साथ मिल के, और साथ में 3 लोग हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 3 लोग मिले हुए हैं यहाँ पे। दाऊद इब्राहिम एक तरफ, हाफिज़ सईद एक तरफ और ISI एक तरफ। ये तीनों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि कश्मीर ही क्यों, हम पूरे पैन इंडिया में एक वॉर जैसा सिचुएशन, टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करेंगे। इन्फिल्ट्रेट करने से क्या हो गया कि प्रॉब्लम हो गया। अब जब टेररिस्ट पाकिस्तान से आ रहे थे, तो 1999 के बाद टेररिस्ट जब पाकिस्तान से आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम भी बुरा हो रहा था, नाम भी ख़राब हो रहा था। तो फिर जब 1999 के टाइम पे जब नाम ख़राब होने लगा कि नहीं ये तो टेररिस्ट ग्रुप सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, तो इन्होंने एक
आइडिया लगाया, दिमाग लगाया। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके पूरे पैन इंडिया में टेररिज्म फैलाएंगे। पैन इंडिया में टेररिज्म फैलाने की कोशिश की। तो यहाँ पे हाफिज़ सईद और आईएसआई ये बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम के पहले से ही बहुत सारे अपने लोग हैं इंडिया में। आप पॉलिटिशियंस ले लीजिए, आप ब्यूरोक्रेट्स ले लीजिए, आप बहुत सारे लोग, जर्नलिस्ट ले लीजिए, तो उसके अंडर में काम करने वाले अभी भी बहुत हैं। तो इन्होंने बोला, हाफिज़ सईद ने ये बोला कि हम आपको, आईएसआई और हाफिज़ सईद ने ये बोला कि हम आपको ट्रेनिंग दिलवा देंगे, इनको ट्रेनिंग दिलवा देंगे, आपके लोगों को आर्म एम्यूनेशन सब दिलवा देंगे। आप एक काम करिए, अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको जगाइए और पूरे पैन इंडिया में एक कहीं ना कहीं आप इस पर एक वॉर चलाइए, इंडिया में टेररिस्ट वॉर। तब क्या हुआ, तब एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी सिमी, SIMI, शायद आपको पता होगा। वो सिमी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जब 2001 में 11 सितंबर 2001 में, आपको शायद पता होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया था और बहुत थुतू हो गई थी पाकिस्तान की, बहुत थुतू हो गई थी सऊदी अरेबिया की। तो वहाँ पे जब 2001 के आसपास जब वॉर हो गया, 2001 के आसपास जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया, तो ये बात निकल के आई कि नहीं, पाकिस्तान को बताया गया USA के द्वारा कि आप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बंद कराइए, हाफिज़ सईद को बंद कराइए, हाफिज़ सईद को हटाइए। तो हाफिज़ सईद ये सब मिलके अब ये प्लान इन्होंने बनाया कि नहीं, हम एक काम करेंगे, जो इंडिया में यूथ है, जो भटके हुए यूथ हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो कि मैक्सिमम सिमी में थे। आप अगर ध्यान से सोचें एक बात, सिमी बैन क्यों हुआ है इंडिया में? सिमी बैन इसलिए हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, जब 2001 में ओसामा बिन लादेन ने जब इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया, तो इंडिया में उसके सपोर्ट में सिमी ने एक रैली निकाली थी, मैसिव रैली। तो उसके बाद पूरा का पूरा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में आया और एक्शन में आके सिमी को इन्होंने बैन करा दिया। लेकिन फिर भी वो सिमी के लोग बैठे हुए थे फ्रस्ट्रेटेड होके, तो दाऊद इब्राहिम के थ्रू इनको जगाया गया, सिमी के थ्रू, ताकि अब ये ना लगे कि पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आ रहे हैं, होम ग्रोन टेररिज्म है इंडिया में। और इन्होंने यहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन। अब नाम समझिए, तो इंडियन मुजाहिदीन कहते ही ये कोई अरेबिक नाम नहीं है ना, तो पाकिस्तान से नहीं आ रहा है ये, इंडिया में ही डेमोक्रेसी इतनी वीक है कि इंडिया के ही मुस्लिम, इंडिया के ही मुसलमान, इंडिया के ही पिछड़े लोग अब वॉर पे उतर आए हैं, टेररिज्म पे उतर आए हैं। 2006 के आसपास की बात है। इन लोगों ने बहुत सारी जगहों पर अटैक कराया। वाराणसी अटैक आप समझ सकते हैं, संकट मोचन मंदिर में हमला हुआ था, आई थिंक 2007 के आसपास, 2007 से 2011 के आसपास। इंडियन मुजाहिदीन वही हैं जो सिमी के कैडर थे। 2006 के आसपास ये जो सिमी बैन हुआ, उसका एक नया ऑर्गेनाइजेशन निकला जिसका नाम है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं सिमी के बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में हैं, और ये कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेके, टेररिज्म को लेके बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं इधर। लेकिन 2012-13 आते आते इंडियन मुजाहिदीन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब जो पैन इंडिया में जो टेररिज्म फैलाने की कोशिश थी वो भी धीरे धीरे बंद होने लगी। तो अब क्या करे पाकिस्तान, अब क्या करे ISI, अब हाफिज़ सईद तो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने 2000, अगर आपको याद हो, 2014, 15, 16 के आसपास जो हमारे CDS थे, बिपिन रावत, उन्होंने कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। तो उस ऑपरेशन ऑल आउट में बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आते थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और 2016 के बाद से थोड़ा सा वहाँ पे शांति थी, घाटी में शांति थी, और 2019 को भारत 370 एब्रोगेट कर देता है ताकि डायरेक्ट यूनियन का उस पर कंट्रोल हो और डायरेक्ट यूनियन नज़र रख सकते कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो 2016 से लेकर 2019 का जो समय था जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, इसी बीच ISI भी चुपचाप नहीं बैठा मेरे दोस्तों।
आईएसआई ने भी क्या किया, एक टर्म कॉइन किया गया है जिसका नाम है ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो पाकिस्तान ने ओवरग्राउंड वर्कर्स क्रिएट किए कश्मीर में उस टाइम पे। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन है? ओवरग्राउंड वर्कर्स वो हैं जो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, उसमें वहाँ के लोकल्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है जो टेररिस्ट को इनपुट प्रोवाइड कराता है। तो जब टेररिस्ट को इनपुट प्रोवाइड कराएगा, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो साथ में काम कर रहे हैं टेररिस्ट के, तो इंडिया के अंदर ही, जम्मू कश्मीर के अंदर ही पाकिस्तान ने ओवरग्राउंड वर्कर्स क्रिएट कर दिए 2019 तक। फिर आप अगर देखें 2019 तक पहुंचते पहुंचते फिर धीरे धीरे यूरी पे अटैक हुआ, पठानकोट पे अटैक हुआ। तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इनके साथ मिलके अब टेररिज्म फैलाया जा रहा है। और 2019 के बाद भारत बहुत टाइट हो गया था। भारत ने बोला था कि आपको FATF पे डालेंगे, ग्रे लिस्ट पे डालने पे पूरा लगा हुआ था कि टेररिज्म का हब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जब ये ओवरग्राउंड वर्कर क्रिएट किया और जब उन्हें अब टेररिज्म फैलाना है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब इन्होंने नाम बदल दिया। लश्कर तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और इन्होंने एक और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है जिसका नाम है PAFF, पीपल एंटी फैसिस्ट फोर्स। अब आप देखिए, ये दोनों के दोनों अगर नाम ध्यान से सुने तो दोनों के दोनों अरेबिक नहीं है, दोनों के दोनों पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड नहीं लगता है। दोनों का दोनों ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इंडियन यूथ फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया की डेमोक्रेसी से, और इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब यूथ टेररिज्म फैलाने पे मजबूर हो चुका है, यूथ रेजिस्टेंस करने पे मजबूर हो चुका है। तो इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ मिलके TRF और PAFF अब टेररिज्म फैला रहे हैं। तो अभी रिसेंटली, अब अगर आपको याद हो कि मई के आसपास भी पुंछ सेक्टर में बहुत बड़ा एक 5 वहाँ पे और हमारे सैनिक मारे गए थे। अभी रिसेंटली देखिए, अब हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ऑर्गेनाइजेशन TRF और PAFF है। तो अब आप ये मत समझें कि ये TRF और PAFF कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान और ISI की देन है। तो आप देखिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1985 के आसपास जिसका नाम होता है मरकजुल दावा बल इरशाद। वो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो है लश्कर तैयबा और हमारा इंडियन मुजाहिदीन और हमारा हरकतुल अंसार। ये लश्कर तैयबा फिर एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम है TRF, जिसका नाम है PAFF। तो देखिए कितने लेयर्स बन चुके हैं और कितनी चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत पड़ रही है इंडियन आर्मी को। और आप देखिए, मेजर कर्नल जैसे लोग फ्रंट से कैसे बुलेट ले रहे हैं। लीडरशिप देखिए, टॉप मोस्ट लीडरशिप ग्राउंड पे है। तो ऐसा सिचुएशन है कश्मीर में अब आने वाले टाइम पे। और अगर कहीं पे अटैक होता है और अगर TRF या PAFF जैसे जो लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये किसी और ने किया है। इसके पीछे पाकिस्तान, इसके पीछे ISI ही है। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा वो तो समय बताएगा। हमारे इंडियन आर्मी किस तरह से इस चीज़ को डील करेगी, वो समझने के लिए हमें और देखना पड़ेगा कैसे अनफोल्ड होता है सिचुएशन। बस मुझे आज इतना ही बताना था। मैं जितने भी हमारे आर्मी के जो मेजर, कर्नल, राइफलमैन और DSP थे, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके परिवार को मैं सांत्वना देना चाहूँगा और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका बदला राष्ट्रीय राइफल्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से लेगी। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।